नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। गोवा स्कूलों में सांकेतिक भाषाओं को शामिल करने पर दे रहा है जोर। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एजी विकलांगता पेंशन मामलों को रैकेट कहता है। 16 दिव्यांग व एसिड पीड़ितों में 9 अभ्यर्थियों को रोजगार। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। पैरामॉम दुर्लभ रक्त विकार को विकलांगता अधिनियम में शामिल कराने के लिए भटक रही है दर बदर। कर्नाटक में सुनने और बोलने में अक्षम जोड़े को शादी करना पड़ गया महंगा। 1971 के युद्ध में सैनिक ने गंवाई थी आंखें, मौत के बाद जीता विकलांगता पेंशन का मुकदमा। सरकार द्वारा किया गया नजरअंदाज, डेफ एसोसिएशन विरोध के लिए हुआ इकट्ठा। उदयपुर में महिलाओं और दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर नियंत्रण के लिए किया गया प्रशिक्षित। शादी करने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता ने मुंबई कार्यालय में दुर्गमता पर डाला प्रकाश। नागालैंड में हुआ विकलांग व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन शिविर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कर्मियों के लिए नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला, मौत पर 30 लाख और अपंगता पर 15 लाख का मुआवजा। कांग्रेस का आरोप, सेना में दिव्यांगता पेंशन खत्म कर रही है केंद्र सरकार। फरीदाबाद में टेक्नीशियनों की कमी से जूझ रहा दिव्यांगों का पुनर्वास केंद्र। मोटापे से उत्पन्न बीपी समस्या के लिए कोई विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it
more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी। अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस, तो आइए रुख करते हैं खबरों का, सुनते हैं खबरें विस्तार से। गोवा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और दैनिक जीवन में सांकेतिक भाषा को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स एसोसिएशन ISLIA ने सांकेतिक भाषा को एक वैकल्पिक स्कूल विषय के रूप में शुरू करने और कार्यालयों और कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का सुझाव दिया है। समाज कल्याण विभाग और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय जागरूकता बढ़ा रहे हैं और अपने कार्यक्रमों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों का समन्वय कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा सीखने से सुनने और बोलने में अक्षम समुदायों के बीच अंतर को पाटते हुए समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने श्रवण बाधित वकीलों और वादाकारियों की सहायता के लिए अदालत कक्षों में एक सांकेतिक भाषा दुभाषिए को नियुक्त किया है। गोवा अब स्कूलों में सांकेतिक भाषाओं को शामिल करने पर जोर दे रहा है। इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और इंदौर की सुनने और बोलने में अक्षम द्विभाषी अकादमी की निदेशक मोनिका पंजाबी वर्मा ने भारतीय साइन लैंग्वेज को एक वैकल्पिक स्कूल विषय के रूप में शुरू करने और कार्यालयों और कंपनियों के लिए साइन लैंग्वेज प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में सांकेतिक भाषा को शामिल करने से छात्रों में सहानुभूति और समझ पैदा हो सकती है और समावेशिता को बढ़ावा मिल सकता है। सांकेतिक भाषा दुभाषिए अब आयोजनों में एक मानक सुविधा है जो इस संदेश को पुष्ट करते हैं कि समावेशन संभव है। गोवा का समाज कल्याण विभाग और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय सक्रिय रूप से संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ा रहे हैं और अपने कार्यक्रमों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों का समन्वय कर रहे हैं। समावेशिता अदालत के कक्षों तक फैली हुई है। भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया और विशेष शिक्षक मुस्कान शेख ने समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने में सांकेतिक भाषा सीखने के महत्व पर प्रकाश डाला। जोसेफिना फर्नांडिस ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति सांकेतिक भाषा सीख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, जिससे सुनने और बोलने में अक्षम समुदायों के बीच की खाई को पाट दिया जा सके। उन्होंने बताया कि ये समावेशिता अदालत के कक्षों तक फैल रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी श्रवण बाधित वकीलों और वादियों को सहायता के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिए की नियुक्ति की है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक मसले के बारे में जहां पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का माने AFT का ये कहना है कि AG यानी अटॉर्नी जनरल ने विकलांगता पेंशन के मामले को रैकेट कहा है। क्या है ये मामला? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल AG द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने स्थानांतरण को चुनौती देने वाली बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का जिक्र करते हुए रैकेट शब्द का इस्तेमाल किया था। सोमवार को चंडीगढ़ में जारी एक बयान में एसोसिएशन के अध्यक्ष RS पंघाल और सचिव अजय श्योराण इन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के शब्द न्यायिक निकायों और विकलांग सैनिकों के पक्ष में दिए गए फैसले पर संदेह पैदा करते हैं। इस बार एसोसिएशन के सदस्यों ने विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा की गई अत्यधिक परेशान करने वाली टिप्पणियों को अविश्वास से देखा है। जाहिर तौर पर कुछ अज्ञात संस्थाओं द्वारा इसके बारे में जानकारी दिए जाने पर
जिसमें उन्होंने न्यायिक निकायों पर आक्षेप लगाए और विकलांग सैनिकों के पक्ष में फैसले दिए। बयान में कहा है, एक रैकेट जैसा शब्द मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। दोस्तों, जिस मामले में ये टिप्पणी की गई थी वो AFT की चंडीगढ़ बेंच के न्यायिक सदस्य सह विभागाध्यक्ष के अचानक कोलकाता स्थानांतरण के संबंध में बार एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था। न्यायिक सदस्य जो अगले दिन इस विषय पर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले थे, ने AFT के 5 से 6 साल पुराने निर्णयों का अनुपालन न करने के खिलाफ कड़े आदेश पारित किए थे। दूसरी प्रार्थना AFT को रक्षा मंत्रालय के दायरे से बाहर करने की थी, जैसा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसलों द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसे आज तक प्रभावी नहीं किया गया है। बार एसोसिएशन ने ऐसे बयानों पर कड़ी आपत्ति और विरोध जताते हुए कहा कि ये न केवल AFT की स्वतंत्रता पर सीधा हमला दर्शाते हैं, बल्कि इस देश के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान का भी अपमान है। इसके अलावा इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य AFT के अन्य सदस्यों की इच्छा शक्ति और संकल्प को कमजोर करना है। दोस्तों, खबर है बिहार के लखीसराय से। यहाँ पर नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देश पर लखीसराय जिला नियोजन कार्यालय ने दिव्यांगजनों व एसिड अटैक पीड़ितों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी जनेंद्र कुमार की देखरेख में कैंप का सफल आयोजन किया गया। जिला कौशल विशेषज्ञ रोहित रवि ने बताया कि नियोजन सह मार्गदर्शन कैंप में कुल 16 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इस अवसर पर अटिपिकल एडवांटेज के प्रतिनिधि लहरी जी के द्वारा हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री एसोसिएट पद के हेतु कुल साक्षात्कार के पश्चात चयनित किया गया था, जिसमें कई मान्यवरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, खबर आती है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सभी अदालतों, अर्ध न्यायिक निकायों और न्यायाधिकरणों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने 29 सितंबर को जारी 5 अक्टूबर को अपलोड किए गए अपने आदेश में कहा था कि राज्य को कानून के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की अधिसूचना के 5 साल के भीतर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। चूँकि ये समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए ऐसी सुविधाएं 6 महीने के भीतर प्रदान की जानी चाहिए, ये आदेश पीठ ने दिया। मामले को ध्यान में रखते हुए हम इस रीट याचिका को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि चूंकि 5 साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए उक्त सुविधाएं किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या किसी अन्य या अर्ध न्यायालय में प्रदान की जाएंगी। ये बात अदालत ने अपने आदेश में कही। साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा कि सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों, विशेषकर न्यायपालिका में भाग लेने के लिए विकलांग लोगों के अधिकारों को पूरा करने की दिशा में एक सुलभ, बाधा मुक्त वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। हालांकि वास्तविक अर्थों में न्यायपालिका में सुनने और देखने में अक्षम लोगों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जमशेदपुर स्थित अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वे चाहेंगे कि न्यायपालिका ये सुनिश्चित करे कि सुनने और देखने में अक्षम लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई में सांकेतिक भाषा और ब्रेल का उपयोग भी स्वीकार किया जाए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं कर्नाटक से, जहां पर सुनने और बोलने में अक्षम एक जोड़े को अपनी जाति से बाहर शादी करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उनका और उनके नवजात शिशु का भी बहिष्कार किया है। इस घटना ने सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रेरित किया है, जो ग्रामीणों को अधिक मिलनसार होने के लिए मनाने की उम्मीद करते हैं। इस जोड़े में 27 साल की महिला का नाम है सविथम्मा। सविथम्मा जोगी समुदाय से हैं और बेंगलोर से 269 किलोमीटर दूर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के देवरहल्ली में पली बड़ी हैं। अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में एक निजी फर्म में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मां गौरम्मा जीविकोपार्जन के लिए छोटे मोटे काम करती हैं। काम के दौरान सविथम्मा की मुलाकात 26 साल के मणिकंथा से हुई, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और सुनने और बोलने में अक्षम है। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला किया।
लड़की की मां गौरम्मा ने कहा कि दोनों ने 7 अप्रैल 2021 को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में शादी कर ली। उन्होंने हमें सूचित नहीं किया था, इसलिए हम गुस्से में थे, लेकिन उन दोनों के लिए खुशी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दंपति सविथम्मा के गांव में होने वाले नतीजों से बेखबर थी। उनका परिवार गांव की तरफ से पहले ही बेरुखी का सामना कर रहा था। इतना कि गौरम्मा की छोटी बेटी, जिसकी शादी उसी जाति में हुई है, को भी गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। फिर ग्राम प्रधानों ने एक समाधान पेश किया। उन्होंने कहा कि गौरम्मा को 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, जिससे उनकी छोटी बेटी को गांव में फिर से प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। परेशान होकर गौरम्मा ने अपनी भेड़ें बेच दी और 30,000 रुपए चुकाए। एक दिन जब सविथम्मा अपने बेटे और पति के साथ गांव लौटी, तो जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके गांव में उनका स्वागत नहीं किया जा रहा। गौरम्मा बताती है कि हम जोगी समुदाय से हैं और हमारे दामाद रेड्डी समुदाय से हैं। मेरी बेटी गांव आई, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया क्योंकि ग्रामीणों ने उनका बहिष्कार किया था। इसी बीच जिला प्रशासन को घटना की जानकारी मिली और बुधवार को चल्लकेरे के तहसीलदार रेहान पाशा ने जोड़े से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मां और बच्चे की देखभाल स्वाधार गृह में की जा रही है। शनिवार को अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। चित्रदुर्ग जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक भारती बनकर ने कहा कि मां और बच्चा अच्छा कर रहे हैं। हमने उन कर्मचारियों की मदद ली जो सांकेतिक भाषा समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि वो तनाव में थी और उसे जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जोगी समुदाय कर्नाटक की एक छोटी पिछड़ी जनजाति है, जहां शादियां आमतौर पर समुदाय के भीतर ही अक्सर रिश्तेदारों के साथ की जाती हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं एक पैरामॉम के बारे में। ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थेनिया यानी जीटी एक दुर्लभ रक्त विकार होता है, लेकिन राष्ट्रीय दुर्लभ रोगों की नीति NPRD 2021 में इसे शामिल नहीं किया गया है और अब इसे इस सूची में शामिल करने के लिए एक पैरामॉम इस मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनका संघर्ष तक चलता रहेगा जब तक कि विकलांगता विकार अधिनियम में शामिल ना हो जाए। सबीना दा कुन्हा, उम्र 36 साल, तब से अधिकारियों से जीटी को विकलांगता अधिनियम में शामिल कराने के लिए दर बदर भटक रही है, जब से उनके बेटे सैमुअल उम्र 5 साल को इस बीमारी का पता चला है। दकुन्हा ने कहा कि NPRD 2021 मरीज को केवल 50 लाख रुपए तक के एक मुश्त उपचार लाभ के साथ लाभान्वित करने में मदद करेगा और वो भी केवल चिकित्सा खर्चों के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में। दूसरी ओर दकुन्हा ने कहा कि भारतीय विकलांगता अधिनियम में विकलांगता प्रमाण पत्र, मासिक वित्तीय सहायता और यात्रा के लाभ प्रावधान भी शामिल है। मैं चाहूंगी कि इस विकार को विकलांगता अधिनियम में शामिल किया जाए, क्योंकि इससे विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ साथ वित्तीय राहत भी मिल सकेगी। विकलांगता अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र से मेरे बेटे को भविष्य में शिक्षा जैसे अन्य तरीकों से भी लाभ होगा। इसलिए मेरा संघर्ष ये सुनिश्चित करना होगा जीटी नामक विकार को विकलांगता अधिनियम में शामिल किया जाए। सबीना को दुबई में अपना करियर छोड़कर अपने बीमार बेटे की देखभाल के लिए गोवा लौटने पर मजबूर होना पड़ा। गुजारा करने के लिए मजबूर होकर सबीना ने मोल्लम, नारियल के पत्तों की बुनाई की कार्यशालाओं और अंशकालिक नौकरियों को अपनाया है। सबीना और सैमुअल हीमोफीलिया सोसाइटी का हिस्सा भी है और वो इसकी महिला विंग की सचिव है। गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बयान में कहा था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दुर्लभ रोग सेल द्वारा जारी 31 अगस्त के कार्यालय ज्ञापन में जीटी को NPRD में शामिल किया गया था और इसे समूह 1 में सूचीबद्ध किया गया था। ये एक बार उपचारात्मक ट्रीटमेंट के लिए उत्तरदायी विकार की सूची में शामिल है। दोस्तों, आइए अब अगली खबर सुनते हैं। देश में त्वरित न्याय मिल पाना कितना मुश्किल हो गया है और इसकी बानगी फिर देखने को मिली है। 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी आंखें गंवाने वाले एक सिपाही को विकलांगता पेंशन के लिए 52 साल तक इंतजार करना पड़ा है और जब तक कि वो विकलांगता पेंशन की जंग जीतते उनकी मौत हो चुकी थी।
आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अब सैनिक की विधवा को पेंशन देने का फैसला सुनाया है। दरअसल सिख रेजिमेंट के सिपाही श्याम सिंह को 1971 में भारत पाक युद्ध में एक आंख खोने के बाद अमान्य ग्रेच्युटी के रूप में 1341 रुपए ही मिल पाए। उन्हें विकलांगता पेंशन भी नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने युद्ध में विकलांग हुए लोगों के लिए पेंशन पाने के लिए 50 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, मगर जब तक कि इस मुकदमे का फैसला आता, मई 2021 में उनकी मौत हो चुकी थी। अब उनकी विधवा करनैल कौर को वो पेंशन दी जा रही है जिसके हकदार श्याम सिंह थे। अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें पेंशन देने से इनकार किया गया था। श्याम सिंह और उनके कानूनी उत्तराधिकारी करनैल कौर को राहत देते हुए ट्रिब्यूनल के जज न्यायमूर्ति DC चौधरी और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की खंडपीठ ने युद्ध के दौरान चोट लगने से घायल और विकलांग हुए एक सैनिक के प्रतिवादी के कठोर और दमनकारी रवैये पर कठोर टिप्पणी की। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मोहाली जिले के बनूर तहसील के खानापुर खद्दर गांव के रहने वाले श्याम सिंह 9 दिसंबर 1971 को पुंछ सेक्टर में 6 सिखों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। तभी उनके पास एक पाकिस्तानी मोर्टार आकर फटा। इसमें उनकी दोनों आंखों में चोटें आई। लंबे समय तक सैन्य अस्पताल राजौरी में इलाज चला, लेकिन उनकी एक आंख से रोशनी चली गई। बावजूद इसके रिलीज मेडिकल बोर्ड ने 2 साल की अवधि के लिए उनकी विकलांगता का आकलन 20% ही किया। इससे उन्हें न तो सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार माना गया और न ही इसे बढ़ने वाला बताया गया। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा, जिसे PCDA के रूप में भी जाना जाता है, इससे समस्या का निवारण के भी सभी विकल्प समाप्त होने के बाद 2017 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के समक्ष याचिका दायर की गई। श्याम सिंह फरवरी 1967 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 6 साल और 346 दिन की सेवा के बाद जनवरी 1973 में उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में श्रम आयुक्त कार्यालय में चौकीदार के रूप में काम किया। वहां से भी रिटायर होने के बाद श्याम सिंह को पेंशन के रूप में केवल 8,000 रुपए मिल पाए। ट्रिब्यूनल की पीठ ने 2 साल के लिए 20% की दर से युद्ध चोट पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। फैसले के मुताबिक अब उनकी विधवा को सेना से श्याम सिंह को मिलने वाली पिछली पेंशन के साथ साथ 18,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है।
अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, 25 अगस्त को डेफ एसोसिएशन ने पिछला विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें किए गए वादे खोखले साबित हुए हैं, जिससे पूरे महाराष्ट्र से सुनने और बोलने में अक्षम लोगों को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, मुंबई का आजाद मैदान असंख्य विरोध प्रदर्शनों का स्थल है, लेकिन मंगलवार को एक विरोध प्रदर्शन दूसरों से बिल्कुल अलग था। ये कोई मंत्रोच्चार या नारे भाषण नहीं थे। इसकी बजाय 5000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने अपने हाथ हवा में उठाए और उन्हें सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति के ताली बजाने के तरीकों से हिलाया। डेफ स्लैड SLAD के राज्य स्तरीय संघ ने मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 25 अगस्त 2023 के विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हुए महाराष्ट्र सरकार से अपने बुनियादी अधिकार प्राप्त करने के लिए आजाद मैदान में शांति मोर्चे का आयोजन किया था। दोस्तों, 2023 राज्य विधानसभा आम चुनाव की तैयारी में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों और युवाओं के लिए नियमित मतदान टीमों के लिए शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को फतह स्कूल में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट DM एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा प्रशिक्षार्थियों से जुड़े। इन सत्रों के दौरान उन्होंने निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों और अनुभवी प्रशिक्षकों के नेतृत्व में प्रशिक्षण पर चर्चा भी की। श्री सुराणा ने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के महत्व पर जोर दिया। प्रशिक्षण समन्वयक जितेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 8 मतदान केंद्रों पर सभी कार्यों की देखरेख की प्रभारी महिलाएं होंगी। इन मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के अलावा अन्य सहायक कर्मचारियों सहित विभिन्न भूमिकाओं में महिलाएं शामिल होंगी। इन मतदान केंद्रों को सखी मतदान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा ने इन सभी महिलाओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया और चुनाव विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई। डॉक्टर चौबीसा ने उल्लेख किया कि उन्होंने विकलांग लोगों के लिए नामित मतदान केंद्रों के लिए भी इसी तरह का प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रत्येक विधानसभा में एक मतदान केंद्र होगा, जिसमें पूरी तरह से विकलांग व्यक्ति होंगे जो चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही शेष रहे पीठासीन अधिकारियों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों के लिए मीरा कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोस्तों, भारत में सरल बुनियादी ढांचे की कमी यानी कि लैक ऑफ सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप से लेकर नेत्रहीन लोगों की आवाजाही में सहायता के लिए स्पर्श ट्रैक की कमी विकलांग लोगों के लिए जीवन को कठिन बना रही है। हाल ही में विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता विराली मोदी ने सरकारी भवनों में ऐसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के बारे में बात की। मोदी ने बताया कि उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा ताकि वे अपने कोर्ट मैरिज के दिन मुंबई में रजिस्ट्रार के कार्यालय तक पहुंच सके। एक्स माने पहले ट्विटर के पोस्ट की एक श्रृंखला में विराली मोदी ने कहा कि सरकारी भवन में लिफ्ट नहीं थी और अधिकारियों ने हस्ताक्षर लेने के लिए नीचे आने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने नियुक्ति करने से पहले अधिकारियों को अपनी विकलांगता के बारे में सूचित किया था। मोदी ने एक्स या ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा है कि ये कैसे उचित है। सुगम्य भारत अभियान का क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैं व्हील चेयर उपयोग करता हूँ, क्या मुझे उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूँ? अगर कोई फिसल गया होता तो क्या होता? अगर मैं अपनी शादी के दिन गिर जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? एक्स की इस पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि यहाँ पहुँच एक मजाक बन चुकी है। एक साथी दिव्यांग व्यक्ति के रूप में मैं आपकी स्थिति से सहानुभूति रखता हूँ। शादी के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, खबर है नागालैंड से। विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता शिविरों की एक श्रृंखला के तहत
पीडब्ल्यूडी के लिए एक मूल्यांकन शिविर क्रमशः 11 से 13 अक्टूबर तक दीमापुर और चुमौके दिमा में आयोजित किया गया था। मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि शिविर का आयोजन जिला प्रशासन चुमौके दिमा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC दीमापुर, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा दीमापुर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से SD जैन चैरिटेबल क्लिनिक दीमापुर में ये आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को सक्षम और सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में ये योजना दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करती है। साथ ही विकलांगता के प्रभाव को कम करती है और उनकी शैक्षिक और आर्थिक वृद्धि करती है। कुल मिलाकर दोनों जिलों के 126 दिव्यांगों को बाद की तारीख में व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्टफोन जैसे सहायक उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के अलावा दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड जिला अस्पताल दीमापुर से विकलांगता प्रमाण पत्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीमापुर डॉक्टर इमली टेमसू ओजुकुम MD परिशिष्ट विशेषज्ञ द्वारा UDID भी प्रदान किया गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार से। दोस्तों, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति ही अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान मृत्यु या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान दिया जाएगा। मृत्यु पर 30 लाख रुपए का और दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व में इन दोनों चुनाव या मृत या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान नहीं दिया जाता था। भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों को राज्य सरकार ने भी अंगीकार करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि अब तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में मृत या अपंग सुरक्षा और चुनाव कर्मी को अनुदान मिलता था। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब 2 अन्य चुनाव भी इस व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। इन चुनावों में लगे कर्मी और सुरक्षा बलों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के राजस्व कर्मचारियों के परिजन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने राज्य के सभी पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। अब यदि पैक्स या व्यापार मंडल ससमय 100% CMR की आपूर्ति करते हैं तो प्रोत्साहित राशि 3 गुना अधिक मिलेगी। इस एजेंडे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जेलों में बंद कैदियों के कल्याण के लिए कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। बिहार के सभी सेंट्रल जेलों में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली की जाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं देहरादून से। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन रिटायर्ड रोहित चौधरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन में बदलाव कर सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये हमारे सुरक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कैप्टन रोहित चौधरी ने शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि अभी तक सैनिकों को ड्यूटी के दौरान दिव्यांग और शारीरिक अक्षमता होने पर रिटायरमेंट भेजने पर मूल पेंशन के साथ अलग से दिव्यांगता पेंशन दी जा रही है। अब केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन में बदलाव किया है। अब इसे पेंशन के बजाय एक रिलीफ फंड के तौर पर सैनिकों को दिया जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स छूट के दायरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही ये रिलीफ राशि उनकी मृत्यु तक ही मिलेगी और इसके बाद उनके परिजनों को तय नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का ही एक हिस्सा मिल सकेगा। कैप्टन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में इसे लेकर पूर्व सैनिक संगठनों से वार्ता हुई है। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस पूरे देश भर में इसको लेकर अभियान चलाने जा रही है। इसमें उत्तराखंड की अहम भूमिका होगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह को लेकर की गई घोषणा को अब तक पूरा नहीं करने और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को आवंटित जमीन से बेदखल करने का मामला भी उठाया था।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बलवीर सिंह, कैप्टन मोहन समेत अन्य मौजूद थे। दोस्तों, खबर है फरीदाबाद से। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से शहर के दिव्यांगों के लिए बीके अस्पताल में चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्र में लंबे समय से टेक्नीशियन, सहायक टेक्नीशियन एवं सर्जिकल स्पेशलिस्ट की कमी चली आ रही है, जिसके चलते इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा। फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह, पलवल जिले का एकमात्र केंद्र होने के बावजूद इसके दयनीय हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। इन जिलों से लोग यहां पर कृत्रिम अंगों के लिए आते हैं, लेकिन टेक्नीशियों के न होने के चलते न तो उन्हें कृत्रिम अंग ही मिल पाते हैं और न ही तकनीकी जानकारी। फरीदाबाद में चलने वाला सेंटर वर्ष 1987 से संचालित है। देखरेख के अभाव और स्टाफ की कमी के चलते आज हालात ये हैं कि यहाँ पर आने वाले दिव्यांगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस सेंटर के लिए कानपुर से कृत्रिम अंग मंगवाए जाते थे। हाल ही में फरीदाबाद के IMT नवादा में एलिम्को कृत्रिम अंग सेंटर खुला गया है, जहां से जल्द ही कृत्रिम अंगों की सप्लाई शुरू की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पुनर्वास केंद्र में प्रतिदिन 25 से 30 लोग फिजियोथेरेपी कराने आते हैं और साल में 9 से 10 हजार लोग यहां पर लाभ लेते हैं। पिछले कुछ समय से स्टाफ की कमी अवश्य है, लेकिन फरीदाबाद में एलिम्को द्वारा कृत्रिम अंग का सेंटर खुलने से लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, खबर है चंडीगढ़ से। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण माने कि द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोटापे के कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित एक सैनिक विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं और सैन्य सेवा के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय सेना और NGO कश्मीर में दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए एकजुट हुए। ट्रिब्यूनल ने भारतीय वायुसेना IAF के एक सैनिक के बॉडी मास इंडेक्स की जांच कराने के बाद आदेश पारित किया, जब उसे 23 साल की सेवा के बाद चिकित्सा आधार पर 2018 में डिस्चार्ज किया गया था और उसे WHO के वजन BMI मापदंडों के साथ संबंधित किया गया था। इस केस में सार्जेंट साजी कुमार दामोदरन ने अपने उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए विकलांगता पेंशन की मांग की। उन्होंने तर्क दिया था कि जब वो 1995 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे तो उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बाद में सेवा शर्तों के कारण वे पीड़ित हो गए और इसीलिए इन्हें सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार या इससे बढ़ी हुई माना जाना चाहिए। हालांकि केंद्र के वकील ने बताया कि डिस्चार्ज के समय दामोदरन का वजन उनके आदर्श BMI लिंक्ड बेंचमार्क 63 किलोग्राम से 47% अधिक था। या रिलीज मेडिकल बोर्ड RMB उनका उच्च रक्तचाप और मधुमेह मुख्य रूप से उनके मोटापे के कारण था। ट्रिब्यूनल ने निष्कर्षों पर गौर किया और विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जहां तक मधुमेह और प्राथमिक उच्च रक्तचाप के लिए विकलांगता का सवाल है, 10 जनवरी 2017 से 16 जनवरी 2018 तक दामोदरन के वजन रिकॉर्ड का चार्ट का अवलोकन, साथ ही उनका BMI सामान्य सीमा से काफी ऊपर था, जिसकी वजह से उन्हें इस समस्या के लिए कोई विकलांगता पेंशन नहीं दी जा सकती। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। गोवा स्कूलों में सांकेतिक भाषाओं को शामिल करने पर दे रहा है जोर। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि AG विकलांगता पेंशन मामलों को रैकेट कहता है। 16 दिव्यांग व एसिड पीड़ितों में 9 अभ्यर्थियों को रोजगार। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। पैरामॉम दुर्लभ रक्त विकार को विकलांगता अधिनियम में शामिल कराने के लिए भटक रही है दर बदर। कर्नाटक में सुनने और बोलने में अक्षम जोड़े को शादी करना पड़ गया महंगा। 1971 के युद्ध में सैनिक ने गंवाई थी आंखें, मौत के बाद जीता विकलांगता पेंशन का मुकदमा।
सरकार द्वारा किया गया नजरअंदाज, डेफ एसोसिएशन विरोध के लिए हुआ इकट्ठा। उदयपुर में महिलाओं और दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर नियंत्रण के लिए किया गया प्रशिक्षित। शादी करने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता ने मुंबई कार्यालय में दुर्गमता पर डाला प्रकाश। नागालैंड में हुआ विकलांग व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन शिविर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कर्मियों के लिए नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला, मौत पर 30 लाख और अपंगता पर 15 लाख का मुआवजा। कांग्रेस का आरोप, सेना में दिव्यांगता पेंशन खत्म कर रही है केंद्र सरकार। फरीदाबाद में टेक्नीशियनों की कमी से जूझ रहा दिव्यांगों का पुनर्वास केंद्र। मोटापे से उत्पन्न बीपी समस्या के लिए कोई विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी।